बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल के वीडियो में आपको इस पाठ का आधा अंश पढ़ाया है। ये पाठ 12 जो कंचा है, इस विषय में मैंने आपको पढ़ाया है। एक नन्हे से बालक के मन की बात बताई है कि वो छोटा सा बालक जिसका कि कक्षा में मन नहीं लगता, सिर्फ इसलिए कि उसने एक शीशे के जार में रंग बिरंगे कंचों को देख लिया था और कंचों की सुंदरता उसे इतनी लुभा जाती है, इतना उसे अच्छा लगता है कि वो कक्षा में होने के बावजूद भी ना के बराबर था। अध्यापक कुछ और पढ़ा रहे थे और उसका मन कंचे में लगा था। उसे लगता था कि कंचों को वो ले लेगा तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और अंततः जो उसे फीस के लिए पैसे मिले रहते हैं, 1.5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, उन्हें लेकर वो दोबारा छुट्टी के समय उसी दुकान पे खड़ा होता और कंचा लेकर चल देता है। पोटली में बांधकर दुकानदार ने उसे कंचे पकड़ा दिए और बड़ी इच्छा से उसने उस कंचों को अपने छाती से चिपका के पकड़ा था, लेकिन मन बार बार उसे कंचे में था। उसे देखने की कोशिश करता था और देखने की कोशिश में वो कंचा हाथ से छूट जाता है और सड़क पर बिखर जाता है। बस उसी के बाद के अंश को मैं अब तुम्हें यहाँ पर कंचे को बटोरता रहता है, उसी के बाद का जो हिस्सा है कहानी का, वो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रही हूँ। तो आप भी अपनी पुस्तक के साथ मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो बच्चों, आज मैं आपको बता दूं कि जब वो सड़क पर बैठकर कंचे बटोर रहा है और 1 2 3 4 करके कंचों को गिनता है, तो ड्राइवर को बड़ा गुस्सा लगता है कि ये बच्चा कैसा है, बीच सड़क पे बैठकर कंचे बटोर रहा है, इसे मरने तक का डर नहीं, कोई गाड़ी से दब जाए। लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस कंचों में सारा दिमाग था और उसे कंचे चाहिए थे, इसलिए वो सारे कंचों को बटोर रहा था और अपने बस्ते में भरे जा रहा था। और जब ड्राइवर को गुस्सा करते देखता है तो एक कंचा उठाकर उसे दिखाता है और ज़ोर से हंस के कहता है, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का भी गुस्सा हवा हो जाता है पल भर में, वो हंस पड़ता है और वो अपू बस्ता जो उठाता है कंधे पे लटकाता है, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए वो लेके कंचों सहित घर की ओर भागता है, घर की ओर पहुँच जाने लगता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही है। देर हो रही थी, वो कंचे खरीदने की धुन में उसे घर पहुंचने के समय का अंदाज़ा नहीं लगता। उसे देर होती है तो माँ बैठ के इंतज़ार कर रही है। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अब लौटने में देर हुई थी तो माँ को घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक था। वो परेशान थी कि आखिर वो गया कहाँ। अपू कंचों में सब कुछ भूल गया था। उसे कंचे इतने अच्छे लग रहे थे कि उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो घर पहुंचता है तो देर हो जाने के कारण माँ के गले से लग जाता है और उसने बस्ता ज़ोर से हिला कर दिखाया। उसने बस्ते में जो कंचे भर रखे थे उसको ज़ोर से हिलाया और माँ को दिखाया। अरे यह क्या? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? तो माँ पूछती है उससे कि इसमें क्या रखे हो, क्या दिखाना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा। तो माँ भी बड़े प्यार से दुलार से कहती है कि मुझे नहीं बताएगा। तो उसे लगता है कि माँ को कष्ट हो रहा है, तो वो कहता है कि कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। तो बच्चे जैसे अपने भोलेपन में माँ से जिद करते हैं, ठीक वैसी ही जिद वो कर रहा है। तो माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। अब वो कंचों को गिनता जा रहा था। उसे लग रहा था इतने ढेर सारे कंचे उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। पिताजी को इशारा करके उसने बताया कि पिताजी ने जो पैसे दिए थे उसी के ये कंचे हैं। माँ घबरा जाती है, दांतों तले उंगली दबा लेती है। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है।
फिर उसे लगता है कि आखिर इस बच्चे ने कंचे इतने सारे खरीदे क्यों, घर में तो कोई खेलने वाला भी नहीं है। उसके बाद जो एक छोटी सी बहन उसकी थी वो अब है नहीं, तो माँ उस छोटी सी बहन को याद करके वो दुखी हो जाती है और उसकी पलकें भीग जाती हैं और उसकी माँ रो रही है। अप्पू ये जान ही नहीं पाता, उसे ये लगता है कि उसने संभवतः जो पैसों से कंचे खरीद लिए इसी कारण से माँ को कष्ट हो रहा है, तो वो बहुत परेशान होता है। तो वो कह पड़ता है, अप्पू जान नहीं पाता कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो फिर परेशान हो जाता कि आखिर ऐसी बात क्या है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं। अब अप्पू को क्या लगता है कि जब सड़क पर कंचे बिखरे थे, मैं बटोर रहा था, तो ड्राइवर भी हंस रहा था, यानी कंचे उसे भी पसंद है। और जब दुकानदार कंचे दे रहा था तो उसे वो भी हंस रहा था, यानी उसे भी कंचे पसंद है। तो आखिर माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद है, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। फिर उसे लगता है कि माँ को शायद इसलिए पसंद नहीं कि अच्छे नहीं होंगे। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। माँ ने उसके भोलेपन से उसके सवालों का जवाब दिया, क्योंकि बच्चे को कंचे बहुत सुंदर लग रहे थे। माँ उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो उसने कहा, हाँ बहुत अच्छे हैं। वो हंस पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ने कह दिया था कि बहुत अच्छे हैं, तो वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं और अप्पू को भी बहुत खुशी मिलती है। माँ के गाल पर वो अपना गाल सटा देता है और माँ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसे करके ये कंचे कहानी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, तो मैं आपको अब अभ्यास प्रश्न समझाऊंगी। तो अभ्यास प्रश्न जो है, कहानी से जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। उसकी कल्पना की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे कंचों का जार बिल्कुल बड़ा हो गया है, आसमान जितना बड़ा हो गया है और वो उसके भीतर समा गया है। वह अकेले ही कंचे चारों ओर फैल गए हैं और अकेले ही कंचों के बीच बैठकर खेल रहा है, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। आंवले सा गोल हरी लकड़ी वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा जाते हैं। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, क्योंकि उसे कंचे अच्छे लग रहे थे। वो कक्षा में पहुंचने के बावजूद भी मास्टर साहब भी समझ गए कि अप्पू का मन तो सिर्फ कंचों में लगा है, उसे कहीं अच्छा नहीं लग रहा। मास्टर साहब पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान कंचों के बारे में था। मास्टर ने उसे डांटा भी, लेकिन उसकी कल्पना में तो ऐसा हो गया था कि जार बहुत बड़ा हो गया है और वो उसमें समा गया है। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रश्न पर। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान और फिर हंसते हैं, कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर दोनों ही अप्पू को देखते हैं। अप्पू एक छोटा सा बालक है जो अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त है। दुकानदार अप्पू से परेशान होता है, क्योंकि वह दुकान पे खड़ा होकर कंचों को देखता रहता है, खरीदता नहीं। दुकानदार को ऐसा लगता है कहीं ये अप्पू जार को गिरा न दे, जार टूट न जाए। बाद में वो अप्पू को कहता भी है कि गिरा के मानेगा क्या, लेकिन शाम के वक्त जब फिर अप्पू जाकर उसी दुकान पे खड़ा होता है तो दुकानदार हंस पड़ता है और अंत में वो फीस के पैसों से कंचे खरीद लेता है और कंचे लेकर पोटली बनाकर दुकानदार उसे दे देता है। वो उसे संभाले हुए सड़क पर आता है और सड़क पर फिर दोबारा कंचे देखने के चक्कर में कंचे हाथ से छूट जाते हैं और सड़क पर बिखर जाते हैं, जिसे देखकर ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता है कि बीच सड़क में बैठकर अप्पू कंचे बटोर रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब
उसकी गुस्सा उसका काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है। जब वो कंचों को दिखाकर पूछता है अच्छे हैं ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ड्राइवर भी हंस पड़ता है। तो ये दोनों स्थितियाँ जो जिसमें कि दुकानदार और ड्राइवर पहले परेशान होते हैं, लेकिन बाद में उसकी बाल सुलभ हरकत को देखकर वे हंस पड़ते हैं। अब मैं आती हूँ तीसरे प्रश्न पर। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, लिखिए। तो सीधी सी बात है, मास्टर जी जब कक्षा में अंदर आते हैं तो बच्चों का शोर चलता रहता है, और मास्टर साहब जो थे वो पाठ पढ़ाने के लिए जैसे ही पाठ प्रारंभ करते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ को इतना तेज़ रखा कि उनकी तेज़ आवाज़ के कारण बच्चे बिल्कुल शांत पड़ गए, और जब वे शांत पड़ गए तब उन्होंने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अब सारे बच्चों का ध्यान पाठ पर आ गया है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल धीमा कर दिया। ध्यानपूर्वक सब पाठ सुन रहे हैं। पाठ ध्यानपूर्वक जब सुनने लगे तो आवाज़ तेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने आवाज़ को अपनी धीमी कर लिया और पाठ पढ़ाने लगे। अब मैं बढ़ती हूँ कहानी से आगे के प्रश्न की तरफ से, और इसमें कहानी से आगे कंचे, गिल्ली डंडा, गेंदतड़ी, ये सब छोटे छोटे खेल हैं जिनके बारे में पूछा है कि आप लोगों को कौन से खेल पसंद है, आप उस बारे में कुछ लिखिए। तो आपको भी जो खेल पसंद हो उसके बारे में लिख सकते हैं। जो भी खेल आपको पसंद हो, कोई किसी एक खेल के बारे में लिखिए। और मैं आपको ले आती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्न। इसके प्रश्न आप अपनी अनुमान और कल्पना से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न है वो है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप किसी भी दिन क्लास में रहते हुए क्लास से गायब रहे हों, ऐसा क्यों हुआ, और आप उस दिन आप पर क्या गुजरी, अपने अनुभव से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से अच्छा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते हैं उस समय आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरीके से कक्षा में होता है कि नहीं। कभी आपके साथ ऐसी घटना घटी हो कि अध्यापक पढ़ा रहे हों और आपको वो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो, आपका ध्यान किसी और चीज़ में लगा हो, बाहर खेल में लगा हो, या बाहर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, या आप सड़क पर घर से आते समय कुछ देखे हों तो उसके बारे में सोच रहे हों, जिसे देखकर अध्यापक को ये लग जाए कि आप कक्षा में होते हुए भी नहीं हैं। तो ऐसी कोई भी घटना अगर आपको याद हो तो आप अपनी अनुमान और कल्पना से उस घटना को संक्षिप्त रूप में यहाँ लिखें। तो ये आप ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं। तो मैंने इसे आपको संक्षेप में समझाया और मैं आगे बढ़ती हूँ। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? अब कहानी के लिए शीर्षक की बात आई है। शीर्षक जो इस कहानी का है वो कंचा है, लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको कंचा नहीं लिखना है, आप इसके लिए कोई और शीर्षक सोचिए। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल अनुमान और कल्पना से आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ सोच लीजिए जिसको आप अप्पू से जोड़ के लिखिए, जॉर्ज से जोड़ के लिखिए, कक्षा के बच्चों से लिखिए। तो कंचा तो उसने लिख ही दिया है, कंचा छोड़ के आपको कोई और शीर्षक सोचना है और लिखना है। तो आप इस विषय पर सोचिए, अनुमान लगाइए कि इसका कौन सा शीर्षक जो है ज़्यादा उचित लगेगा। पाठ के आधार पर, पाठ के आधार पर वो उचित बैठना चाहिए, यही इसमें पूछा है। तो कोई एक नया शीर्षक आप इसमें दीजिए। अप्पू के कंचे कह सकते हैं, कोई और भी दे सकते हैं। तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन पाठ से रिलेटेड हो, पाठ से जुड़ता हो किसी भी रूप में, तब माना जाएगा। और तीसरा प्रश्न है इसका, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि गुल्ली डंडा और क्रिकेट में क्या समानता है। गुल्ली डंडे में आपने देखा होगा एक छोटा सा डंडा होता है
और एक छोटा सा डंडे का टुकड़ा होता है जो दोनों किनारे से नुकीला किया गया रहता है, बिल्कुल नुकीला होता है, पत्ती के आकार से, दोनों किनारा नुकीला और बीच में मोटा, उसे गुल्ली कहते हैं। बच्चे गांव में गुल्ली डंडा खूब खेलते हैं और उसी डंडे से वो किनारे पर मारते हैं और गुल्ली पर मारकर उसे दूर फेंकते हैं। फिर इस तरीके से गुल्ली डंडे का खेल होता है। अब रह गई क्रिकेट की बात कि क्रिकेट में क्या समानता है। तो क्रिकेट में भी एक बैट होता है लकड़ी का और एक बॉल होती है। तो आप खुद सोचिए, उसमें एक गुल्ली और एक डंडा होता है और इसमें एक बैट और एक बॉल होता है, दोनों लकड़ी के होते हैं। तो इस तरीके से समानताएं और अंतर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो इसमें से आप कुछ कुछ समानताएं लिखिए। समानताओं में आप लिख सकते हैं कि दोनों लकड़ी के होते हैं, दोनों खेलने की चीज़ है। और अंतर की बात आती है तो आप लिखेंगे कि एक का बैट बड़ा होता है, गुल्ली का जो डंडा होता है वो छोटा होता है, और क्रिकेट का जो बॉल होता है वो गोल होता है। गुल्ली डंडे में गुल्ली का जो आकार होता है वो कम से कम 4 इंच ही होता है और डंडे की तरह ही होता है, किनारा उसका नुकीला होता है। तो इस तरीके से जो समानताएं और जो अंतर हैं वो आप इसके साथ बताएंगे, तब दोनों हो। और दोनों खेल के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप दोनों चीज़ों के बारे में, उसकी समानताएं और उसकी भिन्नताएं, अलगाव, क्या क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आप बताइए समझ करके और इसको लिखिए। तो आप गुल्ली डंडे को आमने सामने लिख के जो समानताएं हैं वो लिखिए और उसके अंतर को लिखिए। तो कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ आप इसमें जोड़िए और इसके प्रश्न के उत्तर को आप लिखिए। अब मैं बढ़ती हूँ भाषा की बात की तरफ। भाषा की बात का जो प्रश्न है मैं उसे समझाऊंगी। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े 2 मुहावरे बताइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर भाषा की बात में मुहावरों का वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा है, लेकिन साथ में ये कहा है नीचे दिए गए मुहावरों को किन भावों के कोई रूप में प्रकट करते हैं, क्या उसी आधार पर आपको 2 बताना है। तो मुहावरा दिया है जो है वो पहला, दांतों तले उंगली दबाना। इसका जो मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्यचकित होना। और आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि कल के मेले में मैंने एक नन्ही सी बच्ची को तार पे चलते देखा तो सारे लोग दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए। तो ये आश्चर्यचकित होने का जो भाव है वो इसमें आना चाहिए। तो आश्चर्यचकित के भाव से जुड़ा हुआ आपको कुछ और मुहावरे, 2 मुहावरे ढूंढने हैं। तो आप उस आधार पर 2 मुहावरे ढूंढिए और उसका वाक्य प्रयोग करिए। मैंने दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ आपको बता दिया, आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित वाला भाव जिस मुहावरे में हो, आप उन 2 मुहावरों को ढूंढिए पुस्तक से और उसको ढूंढ करके अलग करिए और उसका वाक्य प्रयोग करिए। तब आपको समझ में आएगा कि दांतों तले उंगली दबाने का जो भाव है वो सही है कि नहीं। अब जैसे विस्मित करना अगर कहेंगे आश्चर्यचकित करने के अर्थ में आता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। अब बारी है दूसरे मुहावरे को समझाने की। तो सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं कि जिस समय मास्टर साहब कक्षा में पढ़ा रहे थे और अप्पू का ध्यान दुकान में रखे जार के भीतर के कंचों में लगा था और अचानक मास्टर साहब ने चौक का एक छोटा सा टुकड़ा अप्पू के चेहरे पर फेंका, तो अप्पू चौंक पड़ता है और डर करके वो चुपचाप बेंच के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और सारी कक्षा जो रहती है सांस रोके हुए उसी को देखती रहती है, क्योंकि वो भी डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तो यहाँ सांस रोके हुए का जो अर्थ है वो है भयभीत होना। तो
तो मैंने आपको आपके ही पाठ से उसको जोड़कर अंश को समझाया ताकि आपको स्वयं मुहावरों से वाक्य प्रयोग करना आ जाए। तो यहाँ पर यही कहा गया, सांस रोके हुए मतलब भयभीत होना। तो आप इसको किसी और रूप में जोड़िए, प्राण सूखना भी कह सकते हैं डरने के अर्थ में। दम साधे रहना कि आपने कहीं जा रहे हो, अचानक सांप सामने से गुजरते देखा तो आप सांसें रोके हुए, दम साधे हुए किसी कोने में दुबक गए। तो इस तरीके के भावों को लेकर आपको मुहावरे से वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ यही आना चाहिए। सांस रोके हुए का अर्थ है भयभीत होना, तो आपको भयभीत होने के अर्थ का 2 मुहावरा खोजना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो संभवतः मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आपके इस PDF में दूसरे वाले प्रश्न में कुछ चीज़ें हैं जिसको हरे रंग से ब्लॉक को अंधेरा सा कर दिया गया है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पाठ्यपुस्तक से कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, आप सुनकर उसको करिएगा। तो विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे शब्दों, अब देखिए लिखा है नीचे लिखे, लेकिन यहाँ ब्लॉक को हरा किया गया है, तो आप परेशान मत होइए, मैं उसको बोल के समझाऊंगी। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते, इसलिए वे विशेषण हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइनें लिखी हैं वो हैं, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। तो इतनी बड़ी रकम ये रेखांकित किया है और आपको बताना है कि ये विशेषण है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि विशेषण पदबंध है, समूह है, तो आप इसको विशेषण लिखेंगे। और दूसरा वाक्य है बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो बढ़िया सफ़ेद गोल, ये सारी चीज़ें जो हैं कंचे की विशेषता है, तो ये भी विशेषण है। तो आप इसी तरीके से अपने ही शब्दों में दिया हुआ कोई शब्द के आगे आप विशेषण आपको जोड़ना है। इसी तरह कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। अब ये मैंने आपको बताया, आप इनका वाक्य प्रयोग आपको खुद से करना है, लेकिन मैं उसको समझा रही हूँ, आप उसे सुनकर करें या खुद से बनाएं, दोनों एक जैसी ही चीज़ें होंगी। तो ये आप बनाइए इसका। तो कुछ यहाँ लिखा है कि इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए, इनका वाक्य प्रयोग करिए। तो वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े, ये 4 विशेषण समूह यहाँ दिया गया है। आप इसको वाक्य में प्रयोग करें। तो ठंडी अंधेरी रात से आप वाक्य बनाइए कि सोमवार को बड़ी ठंडी अंधेरी रात थी, लेकिन मुझे ट्रेन पकड़नी थी। मैं उसी समय बाहर निकला, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब ठंडी अंधेरी रात का प्रयोग हो गया। अब दूसरा है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। तो इसका तो बहुत आसान है, आप अपने आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ताज़ा स्वादिष्ट भोजन शरीर के लिए सेहतमंद होता है, या हमें खाना चाहिए, कुछ भी लिखिए। तो इस तरह लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वाक्य प्रयोग करने से आपको भाषा का भी ज्ञान होता है, सीखते भी हैं। खट्टी मीठी गोलियां, अब कंचे के साथ साथ खट्टी मीठी गोलियां रखी थी, तो आप किसी भी जगह लिख दीजिए कि जब मैं विद्यालय से घर जाता हूँ तो रास्ते में जो जनरल स्टोर पड़ता है
वहाँ से मैं कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ प्रतिदिन खरीदता हूँ। आप वाक्य प्रयोग करते समय एक बात का ध्यान रखा करिए कि वाक्य छोटा हो लेकिन बिल्कुल स्पष्ट हो, तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा वाक्य है स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो स्वच्छ रंगीन कपड़े हुआ, तो आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि हमें हमेशा स्वच्छ या स्वच्छ जन्मदिन पर हमें स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इससे खूबसूरती भी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने दिए गए जो शब्दांश हैं उनसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग के लिए था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ छोटा सा अंश दिया है उसको पढ़ के आपको समझाती हूँ। यहाँ लिखा है कुछ करने को, तो आप उसे भी सुन लीजिए। तो इसका प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िए। बच्चों, ईदगाह कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आप उसको पढ़िएगा। तो जब शुरू कर दीजिएगा तो आप उसे रख नहीं सकते हैं जब तक आप पूरी सुन नहीं लेंगे। बहुत सुंदर कहानी है, इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। ये डिबेट का टॉपिक है, और लेकिन मैं ये सवाल अगर आपसे कहूँ और आपको थोड़ा सा ईदगाह कहानी की ओर ले आऊँ। ईदगाह कहानी में बहुत अच्छी सी एक कहानी है। एक नन्हा सा अप्पू के उम्र का ही बालक रहता है। वो बालक मेला देखने जाता है, और मेला देखने जाता है तो सारे बच्चे मेले से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, खिलौने, मिठाइयाँ सब खरीदता है, और वो चुपचाप एक चिमटा खरीदता है। आपको अगर कहानी पढ़ेंगे तो और उत्सुकता जगेगी। और वो चिमटा जानते हैं बच्चे क्यों खरीदा? बच्चों, चिमटा उसने इसलिए खरीदा कि जब उसकी माँ रोज़ाना रोटी बनाती थी तो हाथ से बनाती थी और उसका हाथ जल जाता था। तो इस कहानी में ये दिखाया है कि उस नन्हे से बालक ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने ये दिखाया कि माँ के प्रति उसका कितना प्रेम रहता है कि बाज़ार में जाके जहाँ बच्चे मिठाई, पकौड़े, सुंदर खिलौने सब कुछ खरीदते हैं, उसे कुछ नहीं खरीदना। वो बच्चा सिर्फ उसे याद है कि उसकी माँ का जो हाथ है वो रोज़ाना जल जाया करता था। तो उसने सोचा कि ये सब चीज़ें तो फिर कभी खरीदी जा सकती हैं, बस उसे तो ये ध्यान में रखना था कि रोटी बनाते समय जब हाथ जल जाते हैं माँ के, तो उस दादी माँ जो भी कहिए, तो वो चाहता था कि उसके हाथ न जलें। तो इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर अपना सारा प्रेम उस चिमटे को खरीदकर अपनी माँ के प्रति दिखाया। अब इसी तरीके से मैंने आपको संक्षिप्त रूप में, बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में ईदगाह कहानी आपको समझाई और आपको उसकी थीम समझा दी। और अप्पू कहानी आपके सामने है, आपने पढ़ी, मैंने आपको सुनाई 2 वीडियो को मिला करके, उसके प्रश्नोत्तर भी कराए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंचा कहानी समझ में आ गई होगी। अप्पू कंचा क्यों खरीदता है, उसका मन कंचे के प्रति क्यों लालायित है, और बच्चे होने के कारण उसे कंचे ही क्यों अच्छे लगते हैं। वहाँ टॉफ़ी था, बिस्किट था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते देखते वो अंत में कंचा खरीद ही लेता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बच्चा कंचों के प्रति कितना लालायित है, ये सारी चीज़ इस कहानी में दिखाया गया है। तो आपको मैंने दोनों कहानियाँ सुनाई, ईदगाह के बारे में भी बताया। उसमें भी एक नन्हा बालक है, लेकिन उसे, उस नन्हे से बालक को ये लगता है कि नहीं, रोटी सेकते समय रोज़ाना हाथ माँ का जल जाए और मैं अपने लिए खिलौने मिठाई खरीदूं। उसकी जो इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा को मार दिया और उसने अपनी माँ की इच्छा को पूरा किया।
तो ये अपने में एक अनोखी कहानी है। अगर आपको कहीं उपलब्ध हो सके या आप कभी ऑनलाइन कहानी पढ़ते हो तो उसमें आप इस कहानी को खोज के पढ़िए। ये कहानी बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी, तो आप मेरे साथ उसे शेयर करेंगे, बताएंगे मुझे, तो आप इस कहानी को पढ़िए। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने आपको ये पाठ 12 जो कंचा है ये कहानी पढ़ाई और आपको समझ में आ गई होगी। तो हर तरह से मैंने इसकी कठिन चीज़ें, इसकी व्याख्या की, कहानी में ये भी बताया कि एक नन्हे बालक की जो बाल सुलभ चीज़ें होती हैं उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो बाल सुलभ चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है कि वो नन्हा बालक जो रहता है, जब उसका मन बिल्कुल दुकान में उन रंग बिरंगे कंचों में चला जाता है तो उसे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे कक्षा में पढ़ाया हुआ पाठ पसंद नहीं आता और उसका ध्यान बस कंचे में है। वो बीच रास्ते में बैठ गया, उसे ये तक नहीं पता कि आने वाली गाड़ी से वो दब सकता है, कुचल सकता है, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो चुपचाप बस कंचों में मगन है। तो ये होता है बाल सुलभ भाव, जो कि हर चीज़ से अलग होता है। और यहाँ पर कंचे कहानी के माध्यम से अप्पू के बाल सुलभ जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। आप कहानी को बार बार पढ़ेंगे और अच्छी लगेगी। तो मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में।